ज्यादातर चीजें मैं आपके लिए शॉर्ट में लेके आई हूँ क्योंकि हमें चीजों को फटाफट रिवाइज करना है। टेबल की फॉर्म में या डायग्राम की फॉर्म में ज्यादातर चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एटलीस्ट इतना हो जाए कि अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आए, अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी ये वीडियो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बाय चांस कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आए, मैच द फॉलोइंग का आए, ईयर का आए, तो आप उस क्वेश्चन को गलत ना करें। गॉट इट। स्टार्ट करते हैं लर्निंग थ्योरी। फर्स्ट आपके क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हमारे एवॉन पावलोव ने दी थी 1897 के अंदर। इसको आप एसोसिएशन थ्योरी भी बोलते हो, एसोसिएशन थ्योरी भी बोलते हो। इस थ्योरी के अंदर आपको स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में बात की जाती है। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ये जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पे। कैसे एक्सपेरिमेंट किया था वो देखते हैं। देखो, कंडीशनिंग का मतलब क्या है कि उसके माइंड को चेंज करने की कोशिश करना, उसके माइंड की कंडीशनिंग कर देना, जिस हिसाब से आप चाहते हो उस हिसाब से वो रिएक्ट करे। सबसे पहले हमारे पास अनकंडीशनल स्टिमुलस है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। सबसे पहले स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस का मतलब है कोई ऐसी चीज जो आपका एक्शन क्रिएट करवाने में हेल्प करती है। अब मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप क्लास को लास्ट तक देखोगे तो आपको चीजें जरूर समझ में आएंगी। तो जो ये मेरी वर्डिंग है, ये एक तरीके का स्टिमुलस है जिससे रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, जिससे रिस्पॉन्स ये मिलेगा, यू लर्न समथिंग, यू लर्न समथिंग। तो स्टिमुलस क्या होती है? एनीथिंग दैट क्रिएट एंड एक्शन, जो किसी एक्शन को करवाने में हेल्प करती है। तो सबसे पहले मेरे पास अनकंडीशनल स्टिमुलस है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। सिंपली आपके सामने खाना रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेकंड केस के अंदर हम एक स्टिमुलस को न्यूट्रलाइज करते हैं। हम हर बार एक स्टिमुलस, मतलब मैं एक सीटी बजाती हूँ और डो का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता, ठीक है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या करती हूँ, ड्यूरिंग कंडीशनिंग में पहले सीटी बजाती हूँ, साथ साथ उनके सामने, मैं डॉग के सामने खाना रख देती हूँ। लेकिन यहाँ तक इसका रिस्पॉन्स जो है वो अनकंडीशनल है। लेकिन जब ऐसा हुआ कि मैंने सीटी बजाई और डॉग के मुंह के अंदर, डॉग के माउथ के अंदर सलाइवा आ गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका कंडीशनड रिस्पॉन्स हो गया कि डॉग को अब ये पता चल गया कि जब जब सीटी बजेगी तब तक मुझे खाना मिलेगा। यहाँ पे हमने सीटी बजाई थी लेकिन डॉग का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। लेकिन सेम यहाँ पे भी मैंने ओनली एंड ओनली सीटी बजाई है, तो यहाँ पे डॉग के मुंह के अंदर, डॉग के सलाइवा आने लग गया और ये हमारा कंडीशनल रिस्पॉन्स बन जाता है। तो इसी के बेस पे आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है जो आपको एसोसिएशन एंड स्टिमुलस रिस्पॉन्स के एसोसिएशन के बारे में बताती है। ये आपका इनवॉलेंट्री रिजल्ट शो करता है। देखो, डॉग ये चाहता नहीं था कि सीटी बजाते ही उसके माउथ के अंदर सलाइवा आ जाए, बट ये हुआ क्योंकि डॉग के माइंड की ट्रेनिंग इस तरीके से हम कर चुके थे कि जब जब हम सीटी बजाते थे तब तब उन्हें खाना मिलता था। की मैकेनिज्म क्या है? न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम एसोसिएटेड विद द अनकंडीशनल स्टिमुलस। जो न्यूट्रल स्टिमुलस है उसको आपको एसोसिएट करना है अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ, जिससे आपको आप एक प्रोड्यूस कर सकते हो कंडीशनल रिस्पॉन्स। समझ में आया? बहुत इजी सा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर भी पावलोव ने ये सेम एक्सपेरिमेंट डॉग पे ही किया था। कोई री इन्फोर्समेंट की बात यहाँ नहीं होती है, ओनली एंड ओनली स्टिमुलस के साथ पेयर किया जाता है, कोई री इन्फोर्समेंट नहीं होती। इस चीज का ध्यान रखोगे। इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है, रिफ्लेक्टिव रिस्पॉन्स होता है। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को आप री इन्फोर्समेंट थ्योरी भी बोलते हो। इसी को आप रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हो। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट थ्योरी। ये थ्योरी आपको क्या बताती है
कि किसी भी पर्सन का बिहेवियर इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो वो एक्शन क्रिएट करेगा उससे उसे रिवॉर्ड मिलेगा या उसे पनिशमेंट मिलेगी। सो उससे बढ़िया एग्जांपल लेते हैं, बचपन में क्या करते थे, बचपन में हर बच्चा शरारती होता था, जी बिल्कुल होता था। आप भी अपने मम्मी पापा से पिटे हो, मैं भी पिटी हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं है, सब पिटते हैं। अब सुनो, अब जिस जिस चीज पे तुम पिटे हो, क्या तुमने वो चीज अगेन ट्राई की? क्या वो चीजें तुम बार बार करते हो? नहीं। जिस चीज पे हमें पनिशमेंट मिलती है, मतलब नेगेटिव री इन्फोर्स मिलता है, उस चीज को मैं अगेन नहीं करता। जब किसी चीज पे मुझे पॉजिटिव री इन्फोर्स मिलता है, उसको मैं अगेन एंड अगेन करता हूं। ये बताया है आपका ओपरेंट कंडीशनिंग या री इन्फोर्समेंट थ्योरी ने। थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, बीएफ स्किनर ने दी थी 1938 के अंदर। बिहेवियर आपका आता है कॉन्सिक्वेंसेस से। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या बोलती थी? बिहेवियर आता है आपके एसोसिएशन से। ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलती है बिहेवियर आता है आपके सॉरी लर्निंग आती है कॉन्सिक्वेंसेस से। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या है? रिजल्ट, कि आपने जो रिस्पॉन्स किया उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका रिजल्ट रिवॉर्ड निकला या पनिशमेंट निकला। अगर रिवॉर्ड निकला तो आप उस चीज को दोबारा करोगे, पनिशमेंट निकला तो उस चीज को दोबारा नहीं करोगे। एंड दिस इज इन योर हैंड, दिस इज द वॉलेंट्री बिहेवियर और द वॉलेंट्री रिस्पॉन्स ऑफ द लर्नर। यहाँ पे आपके बिहेवियर को स्ट्रेंथ मिलती है या फिर बिहेवियर आपका वीक होता है, इस बेसिस पे कि आपको पनिशमेंट मिल रही है या आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ध्यान रखना इस पॉइंट को। री इन्फोर्समेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो रिवॉर्ड मिलेगा, नेगेटिव है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। समझ में आया ये यहाँ तक? ये थी हमारी सेकंड ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। उसके बाद है हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी, जो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। ध्यान से समझना इस थ्योरी को भी। सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंडूरा की आपको ये बोलती है कि हम जो लर्न करते हैं वो सोशली डिजायरेबल चीजों से करते हैं। हम सोसाइटी से सीखते हैं, हमें कोई किताबी चीज नहीं सिखा सकती। जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो हमें सीखते हैं। देखो एक चीज मेरे साथ, अब आप एग्री भी करोगे, जो चीज आप, अगर आपके बच्चे हैं तो आप उन पे ट्राई भी करना ये एक्सपेरिमेंट। जो चीज आप उनको बोलोगे कि ये ऐसे करनी चाहिए, आप उनको बोलोगे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और आप खुद उनके सामने दिन में 10 बार झूठ बोलते हो, तो आप जो बोल रहे हो उसका इम्पेक्ट नहीं होगा, एक्चुअली में जो आप कर रहे हो उसका इम्पेक्ट ज्यादा होगा। बच्चे आपको देख के झूठ बोलना सीखेंगे, यहाँ तक कि ये नहीं सीखेंगे कि आप उनको बार बार समझा रहे हो कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसीलिए पेरेंट्स को हमेशा कहा जाता है कि वर्ड से ज्यादा आप अपने एक्शन से बच्चे को सिखा सकते हो। तो सोशल लर्निंग थ्योरी आपको ये बोलती है, पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर। पीपल सीखते हैं दूसरों को ऑब्जर्व करते हुए, दूसरों को देखते हुए। स्टेप याद रख लेना, मॉडल, सबसे पहले आप किसी को करते हुए देखते हो, उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हो, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हो, देन कॉपी करते करते आप धीरे धीरे सीख जाते हो। ये है आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। कॉग्निटिव एंड ऑल अबाउट रिलेटेड टू द माइंड। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी आपको ये बोलती है कि लर्निंग होती है हमारे इंटरनल मेंटल प्रोसेस के थ्रू। मैं एक चीज आपको अभी पढ़ा रही हूँ, आप उस चीज को सुन रहे हो, एक बार आपको याद हो गया, ठीक है, एग्जाम में बैठ के भूल जाते हो, जी बिल्कुल भूल जाते हैं। तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको बार बार बोला जाता है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो। क्यों बोला जाता है ये कि बार बार मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो? उसका रीजन ये है आपकी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, कि आप पहले सोचते हो, माइंड कैसे वर्क करता है, माइंड पहले आपको सोचता है, थिंक करता है, देन उस चीज को रिमाइंड करने की कोशिश करता है, मेमोरी के अंदर लेके आता है, देन उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपकी नॉलेज का क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। तो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी ये बोलती है, learning occur through the internal
मेंटल प्रोसेस, सबसे पहले कोई भी पर्सन सोचेगा, उसको याद करेगा, याद आने के बाद जो अब उसके सामने क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में अपनी मेमोरी को इम्प्लाई करेगा, अप्लाई करेगा और अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाएगा। ये है आपकी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। किसने दी है? जीन पियाजे ने दी है। जीन पियाजे की कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के अंदर एक दो पॉइंट और हैं। 1 सेकंड का टाइम दो मुझे। वेट ए सेकेंड, मैं वो पॉइंट छोड़ना नहीं कर चाहती बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है। मैं एक स्लाइड और ऐड करती हूँ। Shit, man. Why this is not working? Yes, now I got. 1 सेकेंड बस, और 1 मिनट और लूंगी बिल्कुल। एक तो है, देखो ये आपकी स्टेजेस। दीज आर द 4 स्टेजेस जो हमारे कहाँ से आई हैं, जो हमारी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के अंदर आई हैं, जीन पियाजे ने दी हैं। फर्स्ट स्टेज है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। क्वेश्चन सीधा ये आता है, इन स्टेजेस को आप सीक्वेंस में अरेंज करो, या कौन सी स्टेज के अंदर क्या होता है वो चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो सेंसरी मोटर स्टेज क्या है कि बच्चा पहले अपने हाथ पैर हिलाकर और चीजों को देखकर फिर सीखता है। सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर सेंसरी मोटर स्टेज में एक बच्चे का माइंडसेट इस तरीके से डेवलप हो जाता है, वो ये समझ जाता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो परमानेंस है। देखो सेंसरी मोटर स्टेज आपकी 0 to 2 ईयर्स होती है। अगर बच्चा 2, 3, 4, 5 महीने तक का है तो क्या होता है कि उसकी मदर अगर साइड वाले रूम में भी जाती है तो वो रोने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको ये लगता है मदर यहाँ नहीं है तो मदर कहीं भी नहीं है। वो ऑब्जेक्ट की परमानेंस को नहीं समझ पाता। धीरे धीरे जब वो 1 साल का होता है, 1.5 साल का होता है, वो ऑब्जेक्ट की परमानेंस को समझने लग जाता है कि मम्मी यहाँ नहीं है तो मम्मी दूसरे रूम में हो गई। तो ये है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसके अंदर आपकी सेंस और मोटर एक्टिविटी इंक्लूडेड, आप हाथ पैर चलाना सीख जाते हो, ये चीजें डेवलप हो जाती है। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें, डेवलप हो जाती है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में आप सोचने समझने लग जाते हो। ट्रायल एंड एरर लर्निंग आपकी बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है। बार बार करते हो, बार बार गिरते हो। जैसे बच्चा चलना सीखता है तो वो 10 बार गिरता है फिर 1 बार चलता है। तो ये है सेंसरी मोटर। सेकंड आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर होती है, जहां पे हम सिंबॉलिक थिंकिंग की बात करते हैं। मैं डायग्राम की हेल्प से, या आप कह सकते हो इमेजेस की हेल्प से, वर्ड्स की हेल्प से चीजों को समझना शुरू कर देती हूँ। जैसे छोटे बच्चों को समझाया जाता है, ए की शेप बताई जाती है, बी की शेप बताई जाती है, तो वो वर्ड्स को समझना शुरू कर देते हैं। इमेजेस से उन्हें बताया जाता है दिस इज एप्पल, दिस इज ऑरेंज। तो ये है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। बट इसके अंदर एक चीज होती है ईगोसेंट्रिज्म। दिस इज द नेगेटिव पॉइंट। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है कि वो सिर्फ अपना प्रोस्पेक्टस देखते हैं, वो दूसरों का प्रोस्पेक्टस नहीं देख पाते। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं बाहर गए, बच्चे को कोई टॉय पसंद आ गया, तो वो ये नहीं सोच पाता कि मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए ये टॉय अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। वो रोड पे पसर के रोने लग जाएगा। तो ये है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये सिर्फ उस बच्चे के साथ नहीं, हर बच्चे के साथ होती है। आप लोगों ने भी हरकतें करी है, तो इन चीजों पे बच्चों को पीटा ना करो। तो ये है प्री ऑपरेशनल। नेक्स्ट है
कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आपकी 7 to 11 ईयर होती है, जहां पे स्टूडेंट जो है वो लॉजिकल थिंक करने लग जाता है, वो दो अनरिलेटेड चीज के बीच में कनेक्शन फाइंड करने लग जाता है, वो कॉन्सेप्ट को पढ़ के उसको अप्लाई करने लग जाता है, उसकी फिजिकली मेंटली बिहेवियर के अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है लास्ट आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आपका 12 ईयर प्लस होता है, जहां पे एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग की बात करी जाती है, साइंटिफिकली और सिस्टमैटिक तरीके से प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर बात होती है। यहाँ पे बच्चा समझ जाता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। समझ में आया। नेक्स्ट इसी में एक पॉइंट और है आपका, वेट, वो है की कंसेप्ट। ये की कंसेप्ट थोड़े से इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहली टर्म है आपकी स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या होता है? स्कीमा का मतलब होता है एक मेंटल पिक्चर, एक मेंटल फ्रेमवर्क जो आपने अपने माइंड के अंदर सेट कर रखा है। दिस इज द स्कीमा। अब स्कीमा की 3 स्टेजेस होती हैं। या तो स्कीमा के हिसाब से आप असिमिलेशन होगा, या स्कीमा के हिसाब से एकोमोडेशन होगा। एकोमोडेशन होगा। अब देखो इसका मतलब क्या है। आपकी एक्सपेक्टेशन थी, आप एक पार्टी में गए या फिर आप घूमने गए, आपने वहां पे एक होटल रूम बुक किया। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? अगर आप कहीं घूमने गए हो, आपने एक होटल रूम बुक किया है, आप एक्सपेक्ट करोगे कि उस रूम की सर्विस बेटर होगी, टेलीफोन सर्विसेज दे रखी होगी, मेन्यू रखा होगा, ऑफ कोर्स जो चादर है वो साफ होगी। तो ये सब क्या है? ये आपके माइंड का स्कीमा है जो आपने पहले से वहां पे जाने से पहले अपने माइंड के अंदर फ्रेम कर रखा है। अगर वो चीज आपको वैसी ही मिली तो आपका हो जाएगा इक्विब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब क्या है? इक्विलिब्रेशन का मतलब है बैलेंस बिटवीन द असिमिलेशन एंड द एकोमोडेशन लीड टू द कॉग्निटिव ग्रोथ। अब उसके लिए आपको असिमिलेशन और एकोमोडेशन को समझना है। असिमिलेशन का मतलब ये है कि एक्चुअली में जो आपका स्कीमा था वो वैसा नहीं निकला जैसा आपको लगता था। आपको ये लगता था कि भाई वो हमें फोन की सर्विसेज तो देंगे, चद्दर साफ देंगे, वो फ्री फूड नहीं देंगे। आपको ये उम्मीद नहीं थी कि वो आपको फ्री में खाना खिलाएंगे, बट उन्होंने खिलाया। तो आपकी एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर जब कोई न्यू चीज ऐड हो जाती है उसे बोला जाता है असिमिलेशन। कि पुरानी चीज तो आपको एज इट इज आप एक्सेप्ट कर रहे हो एंड ऐड समथिंग मोर। पुराना तो ऐसा कैसा है कि हाँ भाई चद्दर साफ मिली, मेन्यू मिला, खाने पीने का व्यवस्था थी, पानी था, वॉशरूम फैसिलिटी थी, वो सारी थी। कुछ और ऐड हो रहा है आपकी स्कीमा में। क्लियर? वहीं पे आपको मिला गंदी सी चद्दर है, पानी नहीं आ रहा है, ठुट्ठी टपकने लग रही है आपकी। तो ये क्या है कि जो आपने माइंड में मेंटल पिक्चर बनाई थी, आपको उसे चेंज करना पड़ा। यू हैव टू चेंज द स्कीमा विद द न्यू इंफॉर्मेशन। जो आपको न्यू इंफॉर्मेशन, एक्चुअली इंफॉर्मेशन मिली है, उसको अगर आप चेंज कर रहे हो तो वो है आपका एकोमोडेशन। एज इट इज एक्सेप्ट करके कुछ न्यू चीज ऐड हो रही है तो उसे बोला जाता है असिमिलेशन। वहीं पे अगर बैलेंस है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में, जो लीड करता है कॉग्निटिव ग्रोथ को, वो है आपका इक्विलिब्रेशन। समझ में आया ये पॉइंट भी? कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी क्लियर। अब आ जाओ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी आपको ये बोलता है कि कोई भी पर्सन हमेशा एंड हमेशा एक्सपेरिमेंट करके सीखता है। आप उसे बताओगे, वो जब तक खुद नहीं करेगा तब तक वो नहीं सीख सकता। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस उसका होगा, उस एक्सपीरियंस को वो रिफ्लेक्ट करेगा। एक्चुअली में रिफ्लेक्ट करने के बाद वो उसके बिहाइंड द कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेगा, देन वो अकेला उस चीज को परफॉर्म करेगा, जब वो चीज सीख पाएगा। समझ में आया? ये थी हमारी सारी की सारी लर्निंग की थ्योरीज।
नेक्स्ट आता है आपका कंपोनेंट इंडिविजुअल बिहेवियर का, वो है एटीट्यूड। अब देखो एटीट्यूड क्या होता है, इसको ना ध्यान से समझना, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। आपको एक सेंटेंस दिया होता है, आपसे ये पूछा जाता है ये सेंटेंस आपका एटीट्यूड को डिफाइन करता है, ये सेंटेंस पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, ये सेंटेंस परसेप्शन को डिफाइन करता है। तो जो की डिफरेंस है ना इन सब चीजों के बीच में, वो समझना बहुत जरूरी है, उसको ध्यान से सुनना और समझना। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड इज अ पर्सन वे ऑफ थिंकिंग, कि एक्चुअली एक पर्सन कैसे सोचता है, उस चीज को कैसे फील करता है, उसका बिहेवियर क्या है किसी दूसरी चीज के अकॉर्डिंग। एटीट्यूड को आप जनरल लैंग्वेज में क्या समझते हो कि बहुत एटीट्यूड में चलता है भाई, तो बहुत एटीट्यूड में रहती है ये लड़की। तो एक्चुअली द एटीट्यूड इज नॉट दैट। एटीट्यूड का मतलब है कि आपकी सोचने का तरीका। आपने एक चीज देखी, आपने देखा एक पानी का गिलास, उस पानी का गिलास का अब वो हाफ फिल था, तो आपके सोचने का तरीका आपको ये बताएगा, आप उस पानी के गिलास में ये देख रहे हो कि ये हाफ फिल है, या फिर आप देख के ये कह रहे हो कि ये आधा खाली है। तो दिस इज द एटीट्यूड। सेम वही पानी का गिलास देख के एक बंदे के माइंड में आया है कि ये गिलास तो आधा भरा हुआ है, दूसरे के माइंड में आया है ये गिलास तो आधा खाली है, बट एक्चुअली दोनों सही हैं। तो एटीट्यूड आपके सोचने के तरीके को, आप एक चीज को देखते हुए कैसे बिहेव करते हो। जैसे कई बार क्या होता है कि हम सडन रिएक्ट करते हैं, कहीं हमें बाहर ट्रिप पे घूमने जाना है, हम पेरेंट्स को बताने जा रहे हैं, कुछ पेरेंट्स क्या करेंगे, शांति से सुनेंगे, सोचेंगे, हाँ या ना का डिसीजन देंगे। कुछ पेरेंट्स क्या करेंगे, सीधा नहीं जाना, बोल दिया ना, लड़की है नहीं जा सकती, गुम हो जाएगी, खो जाएगी, ये हो जाएगा। मतलब ये क्या है, उन्होंने सोचा नहीं, उनका वे ऑफ थिंकिंग क्या गया डायरेक्टली वहां पे, वो उस लेवल तक सोच ही नहीं पाए। तो दिस इज द एटीट्यूड। एटीट्यूड एक्चुअली आपका लर्नड डिपोजिशन है। एटीट्यूड कैन बी लर्न फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्या एटीट्यूड चेंज हो सकता है? ऑफ कोर्स यस। एटीट्यूड सीखा जाता है। एटीट्यूड बनता कैसे? एटीट्यूड बनता है जब आप नई नई चीजें सीखते हो। आपके पास, आपने कोई एक्सपेरिमेंट सीखा, एक्सपेरिमेंट में आपको पता चला कि कर्ड के अंदर तो काफी सारे इंसेक्ट्स या कीटाणु होते हैं। कर्ड दही के अंदर आपको पता चला, आपने सीखा कि इसके अंदर तो बहुत सारे कीटाणु होते हैं। ठीक है जी, अब उस दही को लेके आपका एटीट्यूड बदल गया। पहले आपको वो दही बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी लगती थी, अब जब से आपने उसके अंदर वो कीटाणु देखे हैं माइक्रोस्कोप से, आपका एटीट्यूड बदल गया उसको सोचने का। तो ये कैसे? लर्न समथिंग न्यू, आपने कुछ सीखा, समझ में आया? तो एटीट्यूड इज द लर्न डिपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल टू रिस्पॉन्ड फेवरेबली और अनफेवरेबली टुवर्ड्स ए ऑब्जेक्ट, पर्सन और इवेंट और सिचुएशन। तो एटीट्यूड आपका ये बताता है कि आपका रिस्पॉन्स उस एक पर्टिकुलर चीज की तरफ फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। ये रिफ्लेक्ट करता है आपका बिलीफ क्या है, बिलीफ दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द माइंड एंड द कॉग्निशन। इमोशन क्या है? इमोशन डायरेक्टली रिलेटेड टू द अफेक्टिव डोमेन एंड द बिहेवियर इज रिलेटेड टू द कोनेटेटिव डोमेन। ये आपके एटीट्यूड आपके माइंड के बारे में, आपके इमोशन के बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में रिफ्लेक्ट करता है कि आप किस लेवल का सोच सकते हो, आप इमोशनली स्टेबल हो या हवाबाजी में कुछ भी बात कर रहे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, ये सब आपका एटीट्यूड बताता है। 3 मेन कंपोनेंट है यहीं से आपके एटीट्यूड के। एबीसी मॉडल भी से बोला जाता है, अफेक्टिव कंपोनेंट, बिहेवियर कंपोनेंट एंड द कॉग्निटिव कंपोनेंट। एबीसी मॉडल ऑफ एटीट्यूड भी से बोला जाता है, ध्यान रखना। समझ में आया एटीट्यूड क्या है? सिर्फ इतना याद रखो, एटीट्यूड इज अ वे ऑफ थिंकिंग and it is learned predisposition of individual. Clear?